स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। आज हम पहुंचे हैं दौलत खतरे में कहानी के छठे भाग पर। ऑलमोस्ट आधी कहानी हो चुकी है। कहानी का सिरा तो पकड़ में आ गया है, लेकिन ये आधी नहीं है, एक चौथाई है आप कहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये दो भागों में है कहानी, दौलत खतरे में और आतंक का पहाड़। तो चलिए, हमेशा की तरह बाकी बातें एपिसोड के एंड में शुरू करते हैं। दौलत खतरे में पार्ट 6। देवराज चौहान जब बंगले पर पहुंचा तो जगमोहन को मौजूद पाया। वो चाय का घूंट ले रहा था। चेहरे पर सोचों के भाव भरे शांति के भाव थे। देवराज चौहान ठेकेदारी के वेश में था। ठेकेदारी का काम कैसा चल रहा है? जगमोहन बरबस ही मुस्कुराया। ठीक चल रहा है। देवराज चौहान बगल में दबा बैग टेबल पर रखता हुआ बोला। काम में कोई अड़चन तो नहीं आई? शुरुआत ठीक हुई? हाँ, आगे भी सब ठीक रहेगा। देवराज चौहान की आवाज में विश्वास का पुट था। पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस वाले को शक तो नहीं हुआ कि वो सब नकली मजदूर है? ना शक हुआ है और ना ही होगा। वो सब समझदार लोग हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि शक हो जाने का मतलब डकैती असफल और खुद को कानून की गिरफ्त में। इस कारण सब सावधानी से चल रहे हैं। मतलब कि डकैती हो जाने के पूरे पूरे चांस हैं। जगमोहन ने गहरी सांस ली। चांस पहले भी पूरे थे और अब भी पूरे हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। जो भी हो, मेरी निगाहों में यह डकैती शक से भरी है। जब तक सफल नहीं हो जाती मुझे शंका ही रहेगी। देवराज चौहान मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। मैं भारत बैंक पर हमला बोलने के लिए बढ़िया आदमी की तलाश कर रहा हूँ। कम से कम 3-4 आदमी लेना और उन्हें इकट्ठा करके अपने पास ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि जब काम करने वक्त आए तो वो तुम्हें ढूंढने पर भी ना मिले। देवराज चौहान ने कहा। और भारत बैंक पर हमला बोलने के दौरान गन और ग्रेनेडों का इस्तेमाल करना। शोर शराबा ज्यादा होने चाहिए। तभी तो सारे पुलिस स्टेशन का ध्यान उस तरफ जाएगा और हम वहां से निकल सकेंगे। ऐसा ही होगा। जगमोहन ने सिर हिलाकर दृढ़ता भरे स्वर में कहा। अगला दृश्य। अगले दिन 8 बजे भीम सिंह पुलिस स्टेशन पहुंचा और 9 बजे काम शुरू हो गया। कल एक कमरे की नींवें तैयार हो गई थी। आज दूसरे की खुदाई जारी हो गई थी। रूपलाल ने जो सामान मंगवाया था वो भीम सिंह मैले से कपड़े में लपेट कर लाया था। उसे डर था कि कहीं कोई पुलिस वाला पूछ ना ले कि उसमें क्या है। दिल धड़क रहा था। बहरहाल ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया। मैले से कपड़े में लिपटे सामान को भीम सिंह ने कमरे के भीतर पड़े मजदूरों वाले मैले से बिस्तरों के बीच छुपा कर रख दिया। रूपलाल को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसका सामान आ गया है। भीम सिंह के हाथ में थमे मैले कपड़े के बंडल को देखकर वो सब कुछ समझ गया था। भीम सिंह खा पी कर आया था। सुबह 7 बजे दीपा ने चूल्हे पर 4-5 मोटी मोटी रोटियां बना ली थी, जो कि नाश्ते के तौर पर उन्होंने अचार प्याज के साथ खा ली थी। आज तो पार्वती भी फावड़ा पकड़कर खुदाई में लग गई थी। दीपा एक तरफ इस इंतजार में बैठी थी कि कब मिट्टी इकट्ठी हो और वो टोकरे में भरकर बाहर फेंकने जाए। तभी इंस्पेक्टर यादव वहां आ पहुंचा। सॉरी, तभी सब इंस्पेक्टर यादव वहां आ पहुंचा। वो वर्दी में था, परंतु आज उसका चेहरा अन्य दिनों की अपेक्षा बढ़िया लग रहा था, जैसे रात भर चेहरे पर मलाई मलता रहा हो। बालों में नजर आने वाली थोड़ी बहुत सफेदी भी गायब हो चुकी थी। यादव की निगाहें दीपा पर टिकी थी। दीपा ने भी उसे देखा। यादव के होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। आंखों ही आंखों में उसने इशारा किया। दीपा ने चुनरी का कोना मुंह में दबाया और शर्माकर मुंह घुमा लिया। यादव इतने में ही निहाल हो उठा। दिल वाह वाह कर उठा, जैसे शाम तक के लिए खुराक मिल गई हो। खुशी खुशी पलटकर वहां से वापस चला गया। उसे पूरा विश्वास था कि आज रात को तो काम बना ही बना। अपने टेबल पर पहुंचा ही था कि उसने हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी को भीतर प्रवेश करते देखा। यादव को ध्यान आया कि दोई ने कहा था हवलदार उसे अपने फेरे में लेने के चक्कर में। कोई और वक्त होता तो यादव हवलदार त्रिपाठी को सीधा करके रख देता, लेकिन अब उसे त्रिपाठी की किसी भी हरकत की परवाह नहीं थी।
क्योंकि उसने अपने तौर पर ही उस मामले को पटा लिया था। हवलदार त्रिपाठी रात भर जलता भुनता बेड पर यही सोच सोचकर करवटें लेता रहा कि छोटी सी चोली में दीपा वहां मौजूद है और यादव के इरादे ठीक नहीं थे। कहीं रात को यादव कुछ गड़बड़ न कर दे। कैसे हो हवलदार त्रिपाठी? यादव ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर बोला। बढ़िया सर, त्रिपाठी सामान्य मुस्कान के साथ बोला। तुम तो मेरा छोटा सा काम भी नहीं कर सके। वो सर, आज देखूंगा शायद। रहने दो, कोई जरूरत नहीं। सब इंस्पेक्टर यादव हंसा। मैंने सब ठीक कर लिया है। ठीक कर लिया? हवलदार त्रिपाठी के होंठों से अजीब सा स्वर निकला। हाँ, दो ही को तो मैंने अपना दीवाना बना लिया है। त्रिपाठी का खून खौल उठा। चेहरा शांत रहा। मैं समझा नहीं सर। त्रिपाठी, यादव ने त्रिपाठी के कंधे पर हाथ रखकर धीमे स्वर में कहा, मैंने पूरा मामला फिट कर लिया है। शायद आज रात को तो सारा मामला ही निबट जाए। यादव ने गहरी सांस ली। कितनी खूबसूरत है दोई। क्यों त्रिपाठी, है ना खूबसूरत? मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं सर, ठीक ही कहा है। जबकि त्रिपाठी का दिल कर रहा था कि यादव की हड्डियां तोड़ दे। उसकी वो चोली तो। सर धीरे, कोई सुन लेगा। त्रिपाठी ने अपने सुलगते दिल पर काबू पाया। जाओ त्रिपाठी, तुम अपना काम करो। मैं रात को दो ही। खैर छोड़ो, तुम ये बात आगे मत करना। किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और हाँ, वो ठेकेदार प्रसाद सिंह अगर और लेबर ले आए तो उसे मना कर देना। इतनी लेबर ही बहुत है। काम धीरे धीरे चलना चाहिए। जितनी देर दो ही यहाँ रहेगी उतना ही बढ़िया रहेगा। उसे तो देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। और जब मैं। रहने दे, बाकी बात फिर करूंगा। मुझे राउंड पर जाना है। उसके बाद मंत्री जी ने एक जगह भाषण देना है, वहां पर इंस्पेक्टर साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है। आज तो शाम से पहले वापसी का कोई मौका नहीं। हवलदार त्रिपाठी का खून उबल रहा था, परंतु चेहरे पर मीठे मधुर भाव थे। अगला दृश्य। भीम सिंह काम करता करता पार्वती के पास पहुंचा। तेरा बाप आ मरा है? भीम सिंह ने दांत बींचकर धीमे स्वर में कहा। मरे तेरा बाप? पार्वती ने आहिस्ता से कड़वे स्वर में कहा। मेरा क्यों मरे? मेरा तो मर चुका है। अब तेरे बाप के मरने का वक्त आ गया है। ये काम खत्म हो लेने दे। पार्वती दांत पीस कर गुर्राई। फिर अपने बाप को बताऊंगी कि तू उसके बारे में क्या कहता है। फिर देखना वो तेरी। मैंने कहा तेरा बाप हल्दीराम आ मरा है। जाकर कह दे उसे। मैं उसके बारे में क्या कह रहा हूँ? भीम सिंह ने खा जाने वाली निगाहों से पार्वती को देखा। उल्लू की पट्टी, अपने हरामी बाप को यह बताने की क्या जरूरत थी कि मैं करोड़ों की डकैती में हाथ डाल रहा हूं? तो कौन सी आफत आ गई? तेरा कमीना बाप क्या आफत से कम है? उल्लू का पट्टा बैठा है घर पर, डकैती की खुशबू सूंघने के लिए। मैंने तो उसे खुशबू नहीं दी। अब हरामी की औलाद, तू उसे डकैती का मामला मत बता देना। क्यों? क्यों की लगती? भीम सिंह ने दरिंदगी से कहा। अभी डकैती हुई नहीं है और उसकी आंखें डकैती की दौलत पर टिक गई हैं। वो भट्टा बिठा देगा डकैती का भी और हम सबका भी। साली, ये देवराज चौहान की डकैती है। और तू नहीं जानती, देवराज चौहान तेरे बाप के भी बाप का बाप है। अगर देवराज चौहान को मालूम हो गया कि तेरा हरामजादा बाप उसकी डकैती की दौलत पर आंखें टिकाए है तो समझ ले, उसके साथ साथ हम भी गए। पार्वती की पैनी निगाह भीम सिंह के चेहरे पर थी। डकैती के बारे में जानने के लिए कुत्ता हल्दीराम घर पर ही बैठा है। मुझसे कुछ नहीं जान सका तो कहने लगा तुझे भेजूं। वो तेरे से पूछेगा। कुछ मत बताना उस साले को। वो हमारा खाना भी खराब करेगा। दौलत तो दूर, उसके चक्कर में हमारी जान भी जाएगी। टरका कर खिसका देना साले को। भूल कर भी मत बताना कि डकैती का क्या चक्कर है और कहां पर डकैती की जा रही है। पार्वती एक शांत समंदर के ठहरे पानी की तरह हो गई थी। कान खोल कर सुन। कुछ मत बताना साले कुत्ते हल्दीराम को। सुन लिया, बार बार मत कह।
किसी बहाने थोड़ी देर के लिए यहां से जाकर अपने घटिया बाप से बात करके उसे घर से बाहर करके दरवाजे पर पुराना ताला, मजबूत ताला लगा कर आना। भीम सिंह ने दांत भींचकर कहा और कुदाल चलाते चलाते पार्वती के पास से हट गया। पार्वती शांत थी, गंभीर थी, चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। तभी हवलदार त्रिपाठी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर छाए उखड़ेपन के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। एक तरफ बैठी दीपा पर उसकी निगाह अटक गई। त्रिपाठी का चेहरा देखकर दीपा समझ गई कि वो खराब मूड में है। इस समय रेस्टरूम्स में इक्का दुक्का पुलिस वाला ही था। त्रिपाठी ने बीड़ी सुलगाई और खुदाई पर नजर मारते हुए दीपा के पास जा पहुंचा। दीपा उठ खड़ी हुई। ये यादव क्या कह रहा है? त्रिपाठी की आवाज में उखड़ेपन के भाव थे। क्या कहता है? दीपा फौरन समझ गई कि त्रिपाठी क्यों खड़ा हुआ है। कहता उसने तेरे को फांस लिया और आज रात। त्रिपाठी जी, अब आपकी अकल कम होती जा रही है। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? लेकिन वो यादव, वो जो कहता है सुनते रहिए और चुप रहिए, उसकी बातें खोखली हैं। लेकिन वो ऐसा कहता ही क्यों है? त्रिपाठी जी, आप समझते क्यों नहीं है? दीपा ने त्रिपाठी की कलाई दबाई और छोड़ दी। यादव मेरे आसपास घूमता रहता है, इसलिए उसे देखकर एक दो बार मुस्कुरा दी। ऐसा करना जरूरी था। ऐसे में अब यादव उल्टा सीधा कह दे तो मैं क्या कहूं? उसकी बातों पर मत जाइए। ध्यान रखना, यादव कहीं सच ना कह रहा हो। त्रिपाठी ने उखड़े स्वर में कहा। त्रिपाठी जी, क्या आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं? जो तुम पर तो विश्वास है, लेकिन वो यादव बहुत घिसा हुआ इंसान है। कहीं वो तुम्हें। जाइए त्रिपाठी जी, आपने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। दीपा ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। मैं तो सिर्फ आपके बारे में, बच्ची के बारे में और 1 करोड़ के बारे में सोचती हूँ। यही मेरी दुनिया है। यादव जैसे घटिया इंसान से तो मैं अपने पैर को भी ना धुलवाऊं। सुनकर त्रिपाठी को थोड़ी राहत मिली। सुकून का सांस लिया और दीपा के पास से हट गया। मिट्टी इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। दीपा ने टोकरा उठाया और मिट्टी की तरफ बढ़ गई। हवलदार त्रिपाठी कल की भांति कभी वहां रहता तो कभी वहां से चला जाता। सब इंस्पेक्टर यादव पुलिस स्टेशन से जा चुका था। यादव के जाने पर त्रिपाठी को पक्के तौर पर राहत मिल गई थी। अगला दृश्य। 11:30 बजे बगल में बैग दबाए ठेकेदार के रूप में देवराज चौहान वहां पहुंचा। हाथ की उंगलियों में सिगरेट दबी थी, जिससे वो अजीब अंदाज में कश ले रहा था। देवराज चौहान की निगाहें सब तरफ घूमी। रेस्ट रूम में बैठे 2-3 पुलिस वाले नजर आए। कोने में लगे नल में एक पुलिस वाला नहा रहा था। सलाम साहब, रूपलाल बोला। नमस्कार बाबूजी, भीम सिंह ने कहा। राम राम साहब जी, पार्वती ने कहा। नमस्कार नमस्कार, देवराज चौहान ने सिगरेट वाला हाथ हिलाकर कहा। काम करो काम करो। वो तीनों पुनः काम में लग चुके थे। दीपा मिट्टी को टोकरों में भरकर पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाकर एक तरफ लगे ढेर पर फेंके जा रही थी। हालांकि ये काम दीपा के बस का नहीं था, परंतु 1 करोड़ मिलने के चक्कर में हर काम दीपा के बस का हो चुका था। वो सब कुछ कर सकती थी अब। वो बहुत सावधान थी कि काम के दौरान उससे कोई गलती ना हो, जिससे किसी प्रकार डकैती में अड़चन ना आए। दीपा ने देवराज चौहान को देखा, परंतु जैसे काम में व्यस्त, बोली नहीं। काम जल्दी होना चाहिए, देवराज चौहान ठेकेदारी अंदाज में कह उठा। वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। दिन में सिर्फ खाना खाने के लिए आधे घंटे की छुट्टी करनी है, बस। साहब जी, हम ऐसा ही करते हैं, भीम सिंह ने सिर हिलाकर मजदूरों की भांति कहा। काम करो काम, जल्दी। देवराज चौहान ने 2 कश लेकर सिगरेट फेंक कर जूते से मसली कि तभी वहां हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी ने इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया के साथ कदम रखा। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हुआ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। देवराज चौहान ने सलाम की मुद्रा में हाथ उठाया, फिर बगल में दबे बैग को ठीक किया। इंस्पेक्टर कालिया ने देवराज चौहान को देखकर हौले से सिर हिलाया, फिर काम की तरफ देखने लगा। सर, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ठेकेदार प्रसाद सिंह मेरा रिश्तेदार है ना, बहुत बढ़िया काम करके देगा। कहते हुए त्रिपाठी की आवाज धीमी हो गई। सस्ते में बढ़िया काम होगा सर। इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया ने सिर हिलाया। देवराज चौहान को देखा, फिर काम करते मजदूरों को देखा।
उसके बाद इंस्पेक्टर कालिया लापरवाही भरे अंदाज में लापरवाही भरे अंदाज में त्रिपाठी को एक तरफ ले गया। हवलदार त्रिपाठी, इंस्पेक्टर कालिया का स्वर धीमा था। यस सर। काम सस्ते में होगा वो तो ठीक है, लेकिन हमें कितना मिलेगा, खास तौर पर मुझे? आप फिक्र ना करें सर, त्रिपाठी आहिस्ता से बोला। मैं बातों में मत आओ, हकीकत की बात करो त्रिपाठी, हकीकत की। तुम्हारा ये प्रसाद सिंह सस्ते में काम करेगा ना? बिल्कुल सर। तो फिर इससे डबल की कोटेशन ले लेना। डबल यानी 100% ज्यादा? हवलदार त्रिपाठी सक पकाया। हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर से मैं बिल पास करा लूंगा। इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया ने मुस्कुराकर त्रिपाठी का कंधा थपथपाया। तुम्हारा भी बीच में कुछ होगा, चिंता मत करो। मुझे याद है तुम्हारा 10,000 मेरे पास है, सब इकट्ठा दे दूंगा। ऑल राइट त्रिपाठी। यस सर, ऑल राइट। गुड। इंस्पेक्टर कालिया ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर देवराज चांद के पास पहुंचा। काम ठीक ठाक होना चाहिए, हवलदार त्रिपाठी कहता है तुम बढ़िया काम करोगे। जी इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप देखिएगा। देवराज चांद अदब से मुस्कुराया। गुड। इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया ने सिर हिलाया। तभी पार्वती अपनी जगह पर फावड़ा चलाती खड़ी हो गई। साहब जी, पार्वती देवराज चांद से बोली, मुझे दवा लेने जाना है। दवा? जी साहब जी, 1 घंटे की छुट्टी मिल जाए तो। पार्वती ने आगे के शब्दों को अधूरा छोड़ दिया। देवराज चांद ने छिपी निगाहों से भीम सिंह को देखा। भीम सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, जाओ, लेकिन 1 घंटे से पहले आ जाना, ज्यादा गैर हाजिरी पसंद नहीं है हमें। साहब जी, मैं सीधा गई और दवा लेकर जल्दी आ जाऊंगी। कहते हुए पार्वती ने फावड़ा एक तरफ रखा और मिट्टी वाले हाथ पांव धोने के लिए नल की तरफ बढ़ गई। त्रिपाठी, अब हम चलते हैं, इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया बोला। नेताजी का भाषण है, वहां का इंतजाम देखना है, तुम सब ठीक कर लेना। इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया वहां से चला गया। अगला दृश्य। पार्वती घर पहुंचकर अपने पिता हल्दीराम से मिली। उसे देखते ही हल्दीराम मुस्कुराकर मूंछों पर उंगली फेरने लगा। आ गई मेरी बेटी। बापू, तू यहाँ है, ये जानकर मेरे कदम कैसे रुकेंगे? मुद्दत बाद मेरा बाप घर आया है। खून को खून खींचता है ना? बापू, मुझे तेरे से बहुत शिकायत है, पार्वती बढ़ते हुए बोली। शिकायत? हाँ, भीम सिंह के साथ मेरी शादी करा के तूने ठीक नहीं किया, हाथ तंग रहता है। तो ये बात है, हल्दीराम हंसा। ये क्यों भूलती है, भीम सिंह के साथ तू भी है, तू कम थोड़े है भीम सिंह से। भीम सिंह को खास तौर से एक्सपर्ट ताला तोड़ मैंने इसलिए बनाया कि जिस दरवाजे के पीछे से नोट निकालने हो उसे खोलकर निकाल ले। साथ में मैंने तुझे कर दिया ताकि कहीं काम में कोई कमी रहे तो वो तू पूरी कर दे। तू तो भीम सिंह की गुरु है, फिर चिंता कैसी? छोड़ बापू, तेरे भाषण मेरी समझ में नहीं आए। ये बता, तू कब से यहाँ बैठा है, कुछ खाया खाया पिया कि नहीं, भूखा तो नहीं बैठा? पार्वती ने पूछा। मेरी फिक्र न कर बेटी, मैंने सब कुछ खा पी कर बैठा हूँ। हल्दीराम ने उसको हुलिया पर निगाह मारी। ये क्या हाल बना रखा है, खास काम हो रहा है क्या? हाँ, उस डकैती के बारे में तुझे बताया तो था बापू। याद है, याद है। हल्दीराम ने गंभीरता से सिर हिलाया। कल भीम सिंह आया था, उसके तो पूरे रंग ढंग ही बदले पड़े हैं, मेरी परवाह ही नहीं करता। डकैती के बारे में पूछा तो बताने को तैयार नहीं। मैं तो हूं ना बताने को। बाप, मैं तेरी बेटी हूं। सॉरी बापू, मैं तेरी बेटी हूं। पार्वती मुस्कुराई। मालूम है, मालूम है। हल्दीराम हंसा। तभी तो तुझे बुलवा भेजा, क्या मामला है, बोल। पार्वती ने हल्दीराम को डकैती के बारे में वाकिफ करवाया, हर उस बात से वाकिफ करवाया जिससे वो वाकिफ थी। सुनकर हल्दीराम गंभीर हो उठा।
ये तो बहुत खतरनाक ढंग है डकैती करने का। सफल हो जाएगी? हो जाएगी बापू, क्योंकि वो देवराज चौहान है। तो मुझे डकैती से भी ज्यादा खतरनाक नजर आता है। बहुत दिल गुर्दे वाला इंसान है। ऐसा हौसलामंद मैंने पहले कभी नहीं देखा। पुलिस कुत्तों की तरह उसके पीछे है, और वो उनके बीच ही आराम से बैठा है। कमाल का आदमी है। हाँ, सुन तो रखा है देवराज चौहान के बारे में मैंने भी। हल्दीराम ने सिर हिलाया। भीम सिंह भी देवराज चौहान से घबराया नजर आ रहा था। इसी कारण उसने मुझे कुछ बताया नहीं। बापू, ये भीम सिंह नहीं चाहता कि तू इस मामले में दखल दे। उसने मुझे धमकी देकर भेजा है कि तुझे कुछ ना बताऊं और चलता कर दूं। वो बहुत गुस्से में था कि मैंने इस बारे में तुझसे बात क्यों की। तो बोल देना भीम सिंह से तूने मुझे कुछ नहीं बताया। हल्दीराम ने लापरवाही से कहा। बीच में तू है तभी तो अकड़ रहा है, नहीं तो अब तक कहीं मरा पड़ा होता। इन बातों को छोड़ बापू, काम की बात कर। मुझे वापस जाना है। हल्दीराम ने सोच भरी निगाहों से पार्वती को देखा। तेरे को कैसे मालूम हो गया कि डकैती कैसे हो रही है? अब तू क्या करेगा? सॉरी, तेरे को तो मालूम हो गया कि डकैती कैसे हो रही है। अब तू क्या करेगा? डकैती का पैसा किसी के बाप का नहीं होता। जो ले जाए वही उसका मालिक होता है। हल्दीराम क्रूरता से भरी हंसी हंसा। मैं ले जाऊं या देवराज चौहान, क्या फर्क पड़ता है? बापू, मजाक नहीं। वो नामी बंदा है देवराज चौहान। अच्छी तरह सोच ले। इस काम में सोचने की बात देवराज चौहान की नहीं, दौलत की है। अगर हाथ लगा तो कितने करोड़ का माल होगा? 12 करोड़ सुनने में आया। हल्दीराम की आंखों में जहरीले भाव उभरे। चिंता मत कर। यूं समझ, अगर डकैती हो गई तो सारे करोड़ मैं ले उड़ूंगा। पार्वती की आंखों में हल्की सी बेचैनी उभरी। संभल के बापू, वो देवराज चौहान। अरे चिंता मत कर देवराज चौहान की। तू अपने बाप को नहीं जानती क्या? पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हल्दीराम को देखती रही। सुन, मैं यहाँ नहीं मिलूंगा। बाहर ताला लगा देना। लेटर बॉक्स में जरूरत पड़ने पर कागज पर मेरे लिए मैसेज छोड़ देना। मेरे 2 आदमी हर समय बाहर निगरानी करते रहेंगे। तेरा मेरा मैसेज मेरे तक फौरन पहुंचेगा। लापरवाही मत करना। मैं देखूंगा सारे करोड़ कैसे अपने कब्जे में करने हैं। फिर सुन ले, डकैती की हर खबर मुझ तक पहुंचती रहे। ये तेरा काम है। पहुंच जाएगी बापू, लेकिन इस काम में खतरा बहुत है। ठीक से देखभाल के काम करना। तुझे जो कहा है सिर्फ उस तरफ ध्यान दे। हल्दीराम ने मूंछों पर हाथ फेरा। भीम सिंह को मत बोलना मैंने तेरे को कुछ बताया, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। नहीं बताता। बाद में साला खुद सीधा हो जाएगा। हल्दीराम ने कड़वे स्वर में कहा। अगला दृश्य। दूसरे दिन ऐसी कोई विशेष बात नहीं हुई जिसका जिक्र किया जाए। सब इंस्पेक्टर यादव दिन भर नेता के भाषण में इंतजाम करने में व्यस्त था। देवराज चांद ठेकेदार की भांति 1 घंटे के बाद वहां से चला गया था। जाते जाते रूपलाल को सरसरी तौर पर एक बार फिर समझा गया था कि रास्ता निकालने का काम कैसे करना है। पुलिस वाले अपनी जरूरत के मुताबिक पिछवाड़े आते जाते रहे। कोई नल पर नहाने लगता तो कोई रेस्ट रूम में आकर आराम करने चला जाता। पार्वती 2 घंटे में लौट आई थी और खुदाई करने की अपेक्षा दीपा के साथ टोकरों में मिट्टी भर भर कर बाहर फेंकने में व्यस्त हो गई। मौका मिलते ही भीम सिंह ने पार्वती से खुसर फुसर वाले अंदाज में बात शुरू की। मिलाई अपने हरामी बाप से? भीम सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। हाँ। डकैती के बारे में पूछ रहा होगा। वही तो पूछने आया था। तूने बताया तो नहीं कमीने को? मैं क्यों बताती उसे? तूने तो मना कर दिया था कि। हाँ हाँ, जानता हूं तू मेरी कितनी बात मानती है। भीम सिंह का स्वर तीखा था। पार्वती कुछ नहीं बोली। अभी भी वो वहीं मरा पड़ा है? नहीं, चला गया। मैंने समझाकर भेज दिया कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहा है। भीम सिंह ने शक भरी निगाहों से पार्वती को घूरा। तो ऐसे ये बात तेरी कमीनी फितरत से मेल तो नहीं खाती? तो जाकर मर, मुझे क्या। पार्वती ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। मैं तेरे को और तेरे हरामी बाप को अच्छी तरह जानता हूं कि दौलत पाने के लिए तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो। दूसरों के माल पर हमेशा तुम लोगों की नजर रहती है। तेरे और तेरे बाप में सिर्फ यही फर्क है कि वो आदमी है और तू औरत। बाकी कामों में एक दूसरे से बढ़कर हो।
भौंकता रहे। याद रख, भीम सिंह ने धमकी भरे स्वर में कहा। अगर तू अपने बाप के सामने मुंह खोल आई है तो। कान बहरे हैं क्या? कहा तो मैंने से कुछ नहीं बताया। वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा, भीम सिंह ने दांत भींचकर कहा और उसके पास से हट गया। अगला दृश्य। शाम को 7:30 बजे सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव वापस पुलिस स्टेशन लौटा। दिन भर की भागदौड़ के कारण वो काफी थक गया था। अपनी टेबल पर बैठने की अपेक्षा सीधा पुलिस स्टेशन के पीछे वाले अहाते में पहुंचा। दीपा को देखकर आधी थकावट गायब हो गई। दीपा इस समय कल की ही भांति ईंटों वाले चूल्हे पर रोटियां उतार रही थी। रूपलाल और पार्वती एक तरफ बैठे बतिया रहे थे। यादव सीधा दीपा के पास पहुंचा और निगाह चोली पर मारी। आ गया हरामजादा, पार्वती ने दांत भींचकर कहा। रूपलाल ने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। दीपा ने यादव को देखा तो शर्माकर चेहरा झुका लिया। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यादव ने धीमे स्वर में कहा। छोड़िए जी, मजाक मत कीजिए, दीपा ने अदा भरे स्वर में कहा। यादव का थका दिल खुश हो गया। मजाक नहीं, सच कह रहा हूं। मेरे दिल से पूछो कि आप दिन में कहाँ थे? दीपा ने एक और भाला छोड़कर यादव को चित्त कर दिया। मैं तो एक नजर आपको देखने को तरस रही थी और आप कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। ओह, यादव ने दोनों हाथ मले। अब मैं तुम्हें क्या कहूं? काश ये जंगल होता, झील का किनारा होता, तुम होती, मैं होता तो बताता कि। क्या बताते? दीपा ने शरारत भरे स्वर में पूछा। मैं बताता कि तुम्हें कितना प्यार करता हूं। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। दुनिया को छोड़ो। अच्छा ये बताओ, रात को आप आ गए सर? आवाज सुनते ही यादव ने सिर घुमाया तो त्रिपाठी को अपनी तरफ बढ़ते देखा। ये कहाँ अमरा? यादव की आंखों के सामने से जंगल और झील का किनारा गायब हो गया। मंत्री का भाषण कैसा रहा सर? त्रिपाठी पास आता हुआ बोला। यादव ने कठिनता से खुद पर काबू पाया। ठीक ही रहा। तुम सुना है भाषण में कुछ झगड़ा फसाद हो गया था? त्रिपाठी पास आकर रुका। हाँ, वो विपक्ष वालों ने कुछ रगड़ा। त्रिलोकचंद जख्मी हो गया, वो अस्पताल में है। त्रिपाठी जानबूझकर बात को बढ़ाया जा रहा था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि यादव दीपा के पास भी खड़ा हो। रामलाल ने मुझे बताया भी। हाँ, यादव ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। विपक्ष के किसी कार्यकर्ता ने पत्थर फेंका था। वो निकीला पत्थर त्रिलोकचंद के माथे पर लगा। गहरा जख्म पैदा हो गया। अस्पताल में त्रिलोकचंद के पास हमारे आदमी हैं। हाँ, दो हैं। तुम उसकी बीवी को खबर कर दी ना? हवलदार त्रिपाठी, यादव भन्ना है। त्रिलोकचंद की अभी शादी नहीं हुई है, वो कुंवारा है। भूल गए तुम? ओह सॉरी सर, दरअसल मेरा दिमाग। अपने दिमाग को ठीक करो। जाओ, मुझे आराम करने दो। आज बहुत थक गया हूं। आराम? हाँ हाँ सर, आज तो वास्तव में थकावट हो रही होगी। आइए, भीतर चलकर बैठते हैं। मैं आपको ऐसी चाय पिलाऊंगा कि सारी थकावट भाग जाएगी, त्रिपाठी जल्दी से बोला। भीतर? यादव के होठों से निकला। हाँ सर, आपको आराम करना चाहिए। यहाँ आराम कहाँ? त्रिपाठी मन ही मन दांत पीसकर बोला। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव उखड़े अंदाज में गर्दन हिलाकर रह गया। हवलदार त्रिपाठी भीतर ही भीतर सुलग रहा था कि यादव उसकी बीवी को अपने चक्कर में लेने की चेष्टा में है। अब ये बात त्रिपाठी कैसे बर्दाश्त कर सकता था? लेकिन तब तक वक्त चुप्पी और समझदारी से निकालना था, जब तक कि डकैती नहीं हो जाती। अगला दृश्य। रूपलाल ने जो सामान मंगवाया था, भीम सिंह वो सारा सामान ले आया था। रूपलाल निश्चिंत था कि अब वो सारा काम निपटा लेगा, जैसा कि देवराज चौहान ने बताया था। आसपास के कमरों में आराम करते पुलिस वाले, पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े नल पर आते जाते पुलिस वाले उनके लिए भारी खतरा थे, परंतु मजबूरी थी। उस भारी खतरे के बीच उनकी निगाहों से बचते हुए सारा काम करना था। पुलिस स्टेशन के 1-2 दिन ठीक से बीत जाने के कारण पुलिस द्वारा पहचाने जाने या फंसने का जो खौफ उनके सिर पर सवार था, वो काफी हद तक समाप्त हो गया था।
अब आगे का सारा काम कर अब आगे का सारा काम करने में उसे जरा भी घबराहट का एहसास नहीं हो रहा था। रूपलाल के लिए तो ये डकैती सफल होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो जेल से फरार खतरनाक वांटेड मुजरिम था और पुलिस के पंजों से वो तभी बच सकता था जब पर्याप्त दौलत के साथ कहीं दूर जाकर अपने जीवन की नए सिरे से शुरुआत कर सके। पुलिस के हाथों में पड़कर अपनी जिंदगी खत्म नहीं करवाना चाहता था वो। इस समय रात के 10 बज रहे थे। पुलिस स्टेशन में दिन की अपेक्षा ना के बराबर हलचल थी। वैसे काम चल रहा था। गश्त पर कई पुलिस की गाड़ियां जा चुकी थी। आधा घंटा पहले ही मर्डर की सूचना मिली थी। 2 पुलिस कारें 12-14 पुलिस वाले भरकर वहां से रवाना हो गई थी। कमरे में रूपलाल, पार्वती और दीपा थे। भीम सिंह बंद दरवाजे के बाहर चादर बिछाकर लेटा हुआ था और बंद आंखों की झिरी में से हर तरफ नजरें दौड़ा रहा था। कभी कभार नजर आने वाले पुलिस वालों को देख लेता था। कमरे में लाइट बंद करके भीम सिंह के लाए सामान में से तेज रोशनी वाली टॉर्च निकालकर रोशन करके रूपलाल ने ऐसे रख ली कि उसे काम करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर पार्वती और दीपा को देखा, जो दीवार से टेक लगाए बैठी उसे ही देख रही थी। तुम दोनों सो जाओ, रूपलाल धीमे स्वर में बोला। दोनों ने कुछ नहीं कहा। दीपा अवश्य लेट गई। दिन भर मिट्टी के टोकरे उठा उठाकर उसका बदन थकान से चूर हो रहा था। ऐसा काम करने की आदत ही नहीं थी वो। जहां से देवराज चांद ने दीवार के साथ फर्श 1 फुट के घेरे में तोड़ने को कहा था, वहां रूपलाल ने मैला सा कपड़ा बिछाया और छोटी सी हथौड़ी उठाकर उसकी नोक धीरे धीरे कपड़े पर मारते हुए फर्श को कमजोर करने लगा। सीमेंट का फर्श था, उसे घोड़ने में कोई खास दिक्कत नहीं आनी थी। कपड़ा ऊपर इसलिए बिछाया था कि हथौड़ी की हल्की चोट की आवाज गूंजे नहीं। दीपा तो धीरे धीरे ये सब देखती हुई सो गई, परंतु पार्वती आंखें फाड़े रूपलाल को काम करते देखे जा रही थी। अगला दृश्य। रूपलाल ने उस रात करीब लगातार 4 घंटे काम किया। 1 फीट के घेरे के फर्श को उसने अब इस हद तक छोटी छोटी चोट मार मार कर कमजोर कर दिया था कि अब उसे आसानी से उखाड़ा जा सके। फिर रूपलाल ने हथौड़ी के पीछे वाला हिस्सा, जो चाकू की धार की तरह चपटा था, उसे फर्श के उससे फर्श के टुकड़े उखाड़ने की चेष्टा करने लगा। करीब 1 घंटे की चेष्टा के पश्चात सीमेंट के फर्श के छोटे छोटे टुकड़े उखड़ने शुरू हो गए। फिर 5 मिनट में ही दीवार के साथ का 1 फुट के दायरे का फर्श उखड़ चुका था। नीचे मिट्टी नजर आने लगी थी। रूपलाल ने यह काम इतनी सफाई से किया था कि भीतर की आवाजें रात के वक्त भी बाहर न जा सकी थीं। पार्वती आंखें खोले दीवार के साथ वैसे ही बैठी थी, रूपलाल को काम करते देखे जा रही थी। जब फर्श के टुकड़े उखड़े तो पार्वती आहिस्ता से उठी और उन टुकड़ों को उठाकर एक तरफ पड़े टोकरों में रखा और ऊपर कपड़ा डाल दिया। रूपलाल हथौड़ी के पीछे वाले हिस्से से नीचे नजर आने वाली जमीन खोदने लगा। लगातार घंटों काम करने के कारण रूपलाल की बाहें थक सी गई थी। फिर भी सुबह 4 बजे तक उसने काम किया। खोदी मिट्टी को हाथों से उठाकर उसने टोकरों में डाला और 4 बजे वो सोया। पार्वती उससे घंटा भर पहले ही सोई थी। सुबह 7 बजे जब वो उठे तो बिछा रखे मजदूरों वाले बिस्तरों को इकट्ठा करके दीवार के साथ तोड़े गए फर्श पर रख दिया। ऐसा करते ही उनके द्वारा रात को की गई सारी कारगुजारी छुप गई। दरवाजा खोलकर उन्होंने बाहर सोए भीम सिंह को उठाया। दीपा ने कपड़े से ढांप रखा वो टोकरा उठाकर बाहर खुदी नीमों के पास रखा और वहां पड़ी मिट्टी उठाकर टोकरे में डाल दी, ताकि सीमेंट के फर्श के टुकड़े कोई देख न सके। पुलिस स्टेशन से बैंक में जाने के लिए रास्ता तैयार होने का काम शुरू हो गया था। सब गंभीर थे और भीतर भीतर उत्साह से भरे हुए थे कि बहुत जल्द वो करोड़ों के सोने के पास पहुंच जाएंगे। अगला दृश्य। रोजमर्रा की भांति सब काम शुरू हो चुके थे। आज तीसरे कमरे की नींवों की खुदाई शुरू थी। ये दिन भी अन्य दिनों की भांति ही रहा। देवराज चांद 12 बजे आया और 1 घंटा ठहर कर चला गया। इस दौरान रूपलाल से उसकी आंखों ही आंखों में बात हो गई थी कि सब ठीक है, काम शुरू हो चुका है। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी को वहां आने जाने का काम रहा। वो खुद को व्यस्त दर्शा रहा था और दीपा ने उसे बता दिया था कि कमरे के भीतर रास्ता बनाने का काम शुरू हो चुका है। सुनकर त्रिपाठी का दिल ऐसे तेजी से धड़कना शुरू हुआ कि फिर धड़कनों ने सामान्य होने का नाम नहीं लिया। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव दिन भर पुलिस स्टेशन में रहा।
और दीपा के पास उसने 10 चक्कर लगाए होंगे कम से कम। बात दीपा से और निगाहें चोली पर। दीपा हर बार मुस्कुराकर उसे दूर दूर से ही खुश करके वापस भेज देती। डकैती में कोई गड़बड़ ना हो इसलिए यादव की हरकतें बर्दाश्त करना जरूरी था। और त्रिपाठी जब यादव को दीपा के गिर्द मंडराते देखता तो उसका खून उबलने लगता। उनको मिले कमरे का दरवाजा खुला ही था। सामने ही बिस्तरों का ढेर लगा हुआ था, जिसके नीचे रास्ता बनाया जा रहा था। और ये बात वहां आते जाते पुलिस वाले सोच भी नहीं सकते थे। अगला दृश्य पिछले दिनों की भांति शाम को ही जब सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े जब आया तो दीपा चूल्हा चलाने में व्यस्त थी। पार्वती और रूपलाल इधर उधर थे। दो ही। यादव की निगाह चोली पर ही थी। ऐसा कब तक चलेगा? ओह साहब जी, आप? हाँ, मैं ही हूं, तुम्हारा। यादव प्यार से बोला। लेकिन मुझे तुमसे शिकायत है। हाय हाय साहब जी, मैंने ऐसा क्या कर डाला जो? यही तो शिकायत है कि तुम कुछ करती नहीं। मेरे दिल से पूछो, मैं तो हर समय तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। दीपा ने फिर अदा के साथ सिर झुका लिया। दो ही। साहब जी, ऐसी बातें मत कीजिए, हमारा दिल बचता है। तुम दिल की बात करती हो, यहाँ तो जाने क्या क्या बज रहा है। आज रात को टाइम निकालना। ये क्या कह रहे हो साहब जी? दीपा ने हड़बड़ाने का अंदाज में अपनाया। मेरी बात मानती रहो। मैं साहब जी, अभी आप जाइए। मेरे आदमी की बहन हमें ही देख रही है। दीपा फुसफुसा कर बोली। वो मुझे डांटेगी। जब सब ठीक होगा मैं आपको इशारा कर दूंगी। कब? यादव के स्वर में बेचैनी थी। जब किसी का डर नहीं होगा। दीपा सिर झुकाकर बोली। आप मुझे अच्छे लगते हैं साहब जी। इन शब्दों पर यादव को कुछ तसल्ली मिली। देर मत लगाना। दीपा ने सिर हिला दिया। और वो हवलदार तो तुमसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहता? पहले पहले की थी। हमने डांट दिया था उसे। बहुत अच्छा किया। यादव ने शाबाशी देने वाले अंदाज में कहा। एक बार फिर डांट देना। डांट दूंगी साहब जी। जैसे तैसे यादव खुद को तसल्ली देता वहां से चला गया। रूपलाल दीपा के पास पहुंचा और करीब ही बैठ गया। इस सब इंस्पेक्टर को काबू में रखना, रूपलाल ने धीमे से स्वर में कहा। वही तो कर रही हूं, तुम चिंता मत करो। त्रिपाठी कह रहा था कि ये उस पर इन कमरे बनवाने को लेकर जाने क्यों शक कर रहा है। मालूम है मुझे। इसे अपने में ही उलझाए रखो, ऐसे ही कि दाएं बाएं देखने की फुर्सत ना मिले। वही तो कर रही हूं, लेकिन वो बुरी तरह से हाथ धोकर पीछे पड़ गया। दीपा बोली। अच्छा है, ऐसे में उसकी नजर हम लोगों की तरफ नहीं जाएगी और हम आराम से अपना काम कर लेंगे। हाँ, दीपा ने रूपलाल को देखा। तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? डकैती में सफल हो जाएंगे? मेरे ख्याल में तो हो जाएंगे। बाकी देवराज चाहन जाने। रूपलाल ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य भीम सिंह आज भी दरवाजे के बाहर कपड़ा बिछाकर लेटा था। पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े का बल्ब चल रहा था। पर्याप्त रोशनी वहां फैली थी। अगल बगल के कमरों में पुलिस वाले सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। खुली आंखें रखे भीम सिंह सावधान था। भीतर रूपलाल ने कल की भांति पुनः अपना काम शुरू किया। थकी टूटी दीपा सोने की कोशिश करने लगी। तभी पार्वती रूपलाल से धीमे स्वर में बोली। तू कल रात भी ठीक तरह से नहीं सोया। नींद ले ले। ये काम मैं करती हूँ। तेरे बस का नहीं है ये काम। पार्वती के होंठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मैं इंसानों की कब्र खोद दूं? ये तो छोटा सा गड्ढा है। रूपलाल ने दो पल सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन कोई शोर पैदा ना हो। चिंता मत कर। आंखें बंद करके लेट जा। तेरे को भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। इस गड्ढे को गहरा करते हुए नीचे की दीवार की नींव की तरफ ले जाना है। इसकी गहराई 1.25 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं एक ही जगह गड्ढे को गहरा मत करते रहना। समझ गई? तो 3-4 घंटे सो ले, बाद में तेरे को उठाकर मैं सो जाऊंगी। तब तू काम करना। ऐसे में काम सारी रात चलेगा और जल्दी निपट जाएगा। पार्वती ने हिम्मत और विश्वास भरे स्वर में कहा।
अगला दृश्य। रात को 2:30 बजे पार्वती ने रूपलाल को नींद से उठाया। रूपलाल बेहद गहरी नींद में था। हड़बड़ाकर उठा। 2 पल तो गहरी नींद के कारण समझ नहीं पाया कि वो कहाँ है। फिर सामान्य हुआ। जल्दी से खड़ा होकर रूपलाल ने उस छोटे गड्ढे को देखा। तसल्ली हुई कि पार्वती ने बहुत ही ढंग से वो खड्डा खोदा है। काफी ज्यादा काम कर डाला है। दीवार की नींव की ईंट भी अब झलक उठी थी। रूपलाल ने पार्वती को देखा। पार्वती मुस्कुराई। ठीक रहा? हाँ, अच्छा काम किया तूने। मैं सारे काम अच्छी ही करती हूँ। पार्वती चूहे की पूंछ जैसी चुटिया को हिलाते हुए बोली। अब तू काम कर, मैं कुछ देर नींद ले लेती हूँ। जरा एक बात तो समझा दे मुझे। बोल। यहां से बैंक में जाने के लिए कैसा रास्ता बनाया जाएगा? क्षणिक सोच के पश्चात रूपलाल बोला। देवराज चौहान ने मुझे इस दीवार से 1 फुट नीचे खोदने को कहा है और 1 फुट के घेरे में गड्ढे के ऊपर की दीवार सफाई से हटाने को कहा है। मतलब कि ये दीवार हटेगी तो इसके साथ लगती उधर की बैंक की भी इतनी दीवार हटानी पड़ेगी। हाँ, इसी तरह जो ये खड्डा खोदा है ऐसा ही खड्डा उसके साथ बैंक वाले हिस्से में भी तैयार करना होगा। सादी दीवार की नींवों में मजबूती से ईंटें नहीं दी होती। इस दीवार की नींवों में 1 फुट के घेरे में जो ईंटें हैं वो निकालनी है। इसी प्रकार बैंक की दीवार की नींवों की ईंटों को निकालना है। पार्वती के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। इसका मतलब बैंक में प्रवेश करने के लिए सड़क कर जाने के लिए 2 फीट का रास्ता तैयार हो जाएगा। हाँ, ठीक है। इस प्रकार बैंक के भीतर जाया जा सकेगा। लेकिन सोने के साथ इतने रास्ते से बाहर कैसे आएंगे? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये तो देवराज चौहान ही जाने। मेरे ख्याल में बैंक में जाने का ये बेहद कठिन रास्ता तैयार किया जा रहा है। वो कैसे? रूपलाल की आंखें सिकुड़ी। बैंक के पिछवाड़े से कूद कर भी तो भीतर जाया जा सकता था। रूपलाल के चेहरे के पर कड़वे भाव भरे। तुमने बैंक का पिछला हिस्सा देखा है? नहीं। क्यों? जैसे पुलिस स्टेशन में पीछे का अहाता खाली है, बैंक में इस तरह को खाली नहीं है। वहां पक्के लेंटर की छत डालकर हर जगह कवर की गई है। यानी कि बैंक का पिछला हिस्सा मजबूती से पूरी तरह बंद है। पीछे भी बैंक के कमरे हैं और वहां काम होता है। ओह, वैसे पिछला हिस्सा मैंने देखा नहीं है। देवराज चांद नहीं देखा है, वही बता रहा था। बैंक में चोरी छिपे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये रास्ता बनाया जा रहा है। पार्वती गंभीर भाव में सिर हिलाकर रह गई। रूपलाल गड्ढे में व्यस्त हो गया और पार्वती नींद में जा डूबी। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह वो लोग नाश्ते के तौर पर मोटी मोटी रोटियां खाकर जब काम शुरू करने लगे तो 8:15 8:30 बज गए थे। तभी यादव वहां पहुंचा। वो नहा धोकर तैयार था और वर्दी में था। दीपा टोकरों के पास थी। भीम सिंह, रूपलाल और पार्वती ने चौथे कमरे की नींवें खोदनी शुरू कर दी थी। यादव को अपनी ओर आता पाकर दीपा ने मुस्कुराकर मुंह नीचे कर लिया। आ गया हरामी, पार्वती बड़बड़ाई। मेरे पास आया होता तब तक सब ठीक हो गया होता। दीपा के पास पहुंचकर यादव ठिठका। सुबह सुबह तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो दोई। यादव की निगाहें चोली पर आ टिकी थी। दीपा शर्माने का अभिनय करती रही। अच्छा सुन। यादव का स्वर धीमा था। आज मुझे बहुत काम है। दिन भर व्यस्त रहूंगा। हेडक्वार्टर भी जाना है। अब जा रहा हूँ। शाम को ही लौटूंगा। ठीक है साहब जी। ठीक वीक छोड़, मेरी बात सुन। यादव ने हाथ हिलाकर कहा। कल और परसों 2 दिन की मेरी छुट्टी है। छुट्टी में मैं गांव जाऊंगा। घर में पैसे देने जाना पड़ता है ना। मेरे पास मत चाहिए ना साहब जी। दीपा के कहने की देर थी कि यादव का दिल छलनी छलनी हो गया। क्या प्यार भरा स्वर था दीपा का। एक बार तो यादव का मन किया कि गांव जाए ही नहीं। तुम समझोगी नहीं। मेरा जाना जरूरी है। गांव में कई लोगों को सूद पर पैसे दे रखे हैं। उसका भी तो हिसाब वगैरह करना होता है। 2 दिन की तो बात है। मैं लौट आऊंगा। तो मैं कह रहा था कि मेरे पास आज रात की फुर्सत है। समझी? समझ गई ना? नहीं। दीपा ने भोलेपन से सिर हिलाया। मेरा मतलब है कि आज रात को मुलाकात के लिए वक्त निकाल लेना। कोशिश करूंगी साहब जी। कोशिश नहीं, पक्की बात होनी चाहिए।
मैंने रात को देखा था, वो एक मजदूर बाहर सोता है दरवाजे के बाहर। हजरत तुम बाहर सो जाना, सारा मामला मैं संभाल लूंगा। यादव ने चमकती आंखों से कहा, साहब जी बाहर मच्छर काटेंगे, भीतर पंखा है, हवा में बहुत अच्छा। मैं तेरे को ऐसे कमरे में सुलाऊंगा जहां कूलर है। कूलर? वो टीन का बड़ा सा डिब्बा जिसमें ठंडी ठंडी हवा। हाँ वही डिब्बा। यादव अपनी झल्लाहट पर काबू पाते हुए बोला, अब समझ गई रात? समझ गई साहब जी, भूलना नहीं। दीपा ने पुनः सिर हिलाया। सर, पीछे से हवलदार त्रिपाठी की आवाज आई। ये फिर बीच में आ मरा। यादव ने कड़वे स्वर में कहा, ठीक है अब मैं जा रहा हूं। सर? सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ने पलटकर सख्त निगाहों से त्रिपाठी को देखा। क्या है? पुलिस कार तैयार है सर, आपका इंतजार हो रहा है। त्रिपाठी मुस्कुराकर बोला। मैंने उनसे कहा इंस्पेक्टर साहब बाथरूम में है, अभी आ रहे हैं। ठीक कहा। कहते हुए यादव आगे बढ़कर त्रिपाठी के बगल से निकलता भीतर चला गया। त्रिपाठी फौरन दीपा के पास आया। क्या कह रहा था कमीना? कह रहा था, दीपा ने शरारती स्वर में कहा, 2 दिन की छुट्टी पर गांव जा रहा है, आज की रात वो फ्री है, मुझे कूलर वाले कमरे में सुलाने के लिए कह रहा था। उल्लू का पट्टा। त्रिपाठी सुलगा। कह रहा था रात को दरवाजे के बाहर सोना और। कान खोल कर सुन ले, तूने कमरे में ही सोना है। त्रिपाठी के चेहरे पर क्रोध उभरा। त्रिपाठी जी, दीपा मीठे स्वर में बोली, आप भी बस यूं ही सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं। मैं। त्रिपाठी जी, दीपा जान लेवा अदा से बोली, क्या आपको अपनी दीपा पर विश्वास नहीं रहा? इस अंदाज पर हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी कुछ ठंडा हुआ। है, पूरा विश्वास है, पर तुम यादव को जानती नहीं। खैर वो छोड़ो, तुम कमरे के भीतर ही सोना। चिंता मत कीजिए, मैं दरवाजा बंद करके भीतर ही सोऊंगी। दीपा मुस्कुराई। तभी एक हवलदार रेस्ट रूम से निकलकर उनके पास पहुंचा। और त्रिपाठी, क्या हाल है? अच्छा है। त्रिपाठी ने अपना क्रोध भरा चेहरा ठीक करने की चेष्टा की। गुस्से में क्यों है? गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? त्रिपाठी ने झुंझुलाकर कहा, ये बेकार बैठी रहती है, काम कुछ करती नहीं। आज इसके ठेकेदार से इसकी शिकायत करूंगा। उस हवलदार ने दीपा को देखा, फिर मुस्कुराकर त्रिपाठी से कहा, क्यों बेचारी की नौकरी के पीछे पड़ा है? कुछ तो ध्यान किया कर। देख कितनी खूबसूरत है। कहने के साथ ही हंसता हुआ वो हवलदार आगे बढ़ गया। त्रिपाठी के तन बदन में आग लग गई। उसने खा जाने वाली निगाहों से दीपा को देखा। जाने भी दीजिए त्रिपाठी जी, दीपा ने कहा, किसी के कहने से क्या होता है, हूं तो मैं आपकी। जाने क्या सोचकर त्रिपाठी ने खुद पर काबू पाया। मैं किसी ठिकाने का प्रबंध करने जा रहा हूं। ठिकाने का? हाँ, डकैती की खबर आम होते ही सबसे पहले मैं फंसूंगा, और मैं फंसना नहीं चाहता। मैंने सोच लिया कि कानून से बचकर भाग निकलूंगा। इसके लिए सबसे पहले तो छिपने का बढ़िया सा ठिकाना होना चाहिए, और करोड़ हाथ में आते ही उस ठिकाने से चुपचाप खिसक जाएंगे। कह तो आप ठीक रहे हैं त्रिपाठी जी, दीपा ने सिर हिलाया। वैसे आजकल खाना वगैरह तो ठीक से खा रहे हैं ना? मुझे तो आप कुछ दुबले नजर आ रहे हैं। मेरी फिक्र मत करो, कुछ दिन बाद तुम्हारे हाथों से खाना खाया करूंगा। वो तो है त्रिपाठी जी। मैं जा रहा हूँ। दीपा ने सिर हिलाया। कमरे के भीतर काम ठीक चल रहा है ना? हाँ। अगर कभी गड़बड़ हो जाए तो मेरी राह मत देखना। त्रिपाठी बेहद धीमे स्वर में बोला। यहाँ से जैसे तैसे भाग निकलना, फंस गई तो सारी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी। ठीक है। दीपा ने भोलेपन से सिर हिलाया। और हाँ, रात को दरवाजे के बाहर तो बिल्कुल मत सोना, समझी? त्रिपाठी ने उसे सावधान करने वाले अंदाज में कहा और वहां से चला गया। दीपा ने गहरी सांस ली। डकैती सफल होने और हाथ में हिस्से का करोड़ आने की देर थी कि उसने हवा जाना था। त्रिपाठी को नजर भी नहीं आना था उसने। यह दीपा का तयशुदा प्रोग्राम था। मिट्टी उठा, आराम से बैठी क्या कर रही है? पार्वती का स्वर उसके कानों में पड़ा। दीपा उठी और टोकरा लेकर इकट्ठी हो चुकी मिट्टी की तरफ बढ़ गई। अगला दृश्य। देवराज चौहान 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा।
बगल में ठेकेदारों जैसा बैग दबा रखा था और उंगलियों में फंसी सस्ती सी सिगरेट सुलग रही थी। सबने मजदूरों की भांति देवराज चांद को सलाम किया। ठीक है, ठीक है। काम ठीक चल रहा है? देवराज चांद ने कश लेकर हाथ हिलाया। सब ठीक है ठेकेदार जी, भीम सिंह बोला। जल्दी जल्दी नीमों का काम निपटाओ, देवराज चांद उसी अंदाज में बोला। फिर ईंटें वगैरह डलवाकर लेबर लाकर काम खत्म करें। 2-3 दिन में मेरे 2 मिस्त्री खाली होने वाले हैं। 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा, रूपलाल ने कहा। देवराज चांद ने सामने नजर आ रहे रेस्ट रूम पर निगाह मारी। सब कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। हर कमरे में कोई ना कोई पुलिस वाला नजर आ रहा था। कोई आराम कर रहा था, कोई जल्दी से तैयार हो रहा था। उनकी इधर उधर की बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। देवराज चांद वहीं रहा और कभी कभी उन्हें समझाने के अंदाज में बोलता रहा। तभी एक पुलिस वाला पास से गुजरा तो देवराज चांद ने टोका। क्यों जी, आज हवलदार त्रिपाठी जी नजर नहीं आ रहे? होगा यहीं कहीं, कहते हुए वो जल्दी से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मौका मिलने पर देवराज चौहान और रूपलाल की धीमे स्वर में बात हुई। काम की क्या पोजीशन है? जैसा तुमने कहा था वैसा ही चल रहा है। मेरे ख्याल में 2-3 दिन में रास्ता तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, हमारे पास करीब 1 हफ्ता पड़ा है। वक्त को ध्यान में रखकर काम करना, और ऐसा कुछ मत कर बैठना कि किसी पुलिस वाले को शक हो जाए, देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा। रूपलाल ने सिर पर बंधी लाल रंग की पगड़ी दोनों हाथों से ठीक की। मेरे ख्याल में तो किसी को शक नहीं होने वाला। एक नजर कमरे में मार लो, देख लो कि अभी मेरा देखना ठीक नहीं है। इसके लिए भीतर से दरवाजा बंद करना पड़ेगा। ऐसे में किसी को शक हो सकता है कि मैं कमरा बंद करके भीतर क्या कर रहा हूँ। देवराज चांद ने लापरवाही से कश लेते हुए कहा। इधर उधर देखते हुए कहा, दरवाजा खोलकर देखूंगा तो कहीं इत्तेफाक से आते जाते हुए पुलिस वाले भीतर न झांक लें, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रूपलाल कुछ नहीं बोला। जब त्रिपाठी यहाँ होगा तो उसकी आड़ में कमरे के भीतर का मामला देखा जा सकता है। जैसे कहा है, कमरे के भीतर वाला काम वैसे ही करते रहो। कल कोई रास्ता निकालेंगे कमरे के भीतर हो रहे काम को देखने के लिए। मैं चलता हूँ अब। कहने के साथ ही देवराज चांद ने कश लेकर सिगरेट नीचे फेंक कर जूते से उसे मसला और पलटकर वहां से चला गया। दोस्तों, कहानी को आज यहीं रोकते हैं। अब हम इस सारी प्लानिंग के बहुत बढ़िया जगह पहुंच गए हैं। 3 दिन, 3 दिन बाद डकैती होनी चाहिए ना? ओके, तो 2 दिन में यादव यहाँ नहीं होगा। जिस दिन डकैती हो रही होगी इसका मतलब उस दिन आएगा यादव। हम्म, खैर, मुझे तो बेचारे त्रिपाठी जी पर आ रही है। उसकी जान कैसे सूख रही है ना? वैसे एक बात है दोस्तों, मतलब हो सकता है आप सब ने भी ग्रामीण परिवेश में जीवन देखा हो। ये जो जिस मजदूरी के काम को यहाँ लिख दिया गया है, इतना आसान नहीं है ये। मतलब ये कोई एक आधा टोकरा उठाकर ऐसे सर पर रखकर फेंकने की बात नहीं है। अगर एक दिन एक आदमी कर भी ले तो अगले दिन उसका जो शरीर है ना वो अकड़ कर एकदम ऐसे, मतलब बेकार हो जाता है। उसका जिसने कभी काम ना किया हो, जो ये काम है मजदूरी वाला, तो इतनी आसानी से ये दोनों महिलाएं कर रही हैं। ये थोड़ा सा अजीब है। खैर, कहानी की कहानी को बढ़िया बनाए रखने के लिए ये सुपर पावर दे दी गई है उन्हें। नहीं तो आम आदमी के बस की नहीं है एकदम से मजदूरी वाला रोल करने लग जाए। हम्म, त्रिपाठी जी की बीवी तो धोखा देने वाली है। वो जो, क्या नाम है, पार्वती और उसका बाप हल्दीराम। ठीक है, हल्दीराम भी अपनी कहानी कोई ना कोई खेलने वाला है। भीम सिंह की पत्नी
अपने बाप के साथ जाएगी, तो अब पीछे रह जाएगा भीम सिंह, रूपलाल, देवराज चौहान और त्रिपाठी, क्योंकि उसकी बीवी अलग हो जाएगी त्रिपाठी की। उसका प्लान पहले से बना हुआ है, तो वो तो हाथ में आते ही पैसा उड़ने वाली है। मुझे लगता है कि जैसे ही देवराज चौहान पैसे बनाकर बाहर आएगा, यानी सोना निकाल कर बाहर लाएगा, ये जो भैरव सिंह का, सॉरी, भीम सिंह का ससुर है, ये हाथ डाल लेगा उन पर। गलत बात। लेकिन फिर इस तरह के कामों में यही होता है, आपको आगे पीछे दोनों तरफ तैयारी रखनी पड़ती है। आप किसी पर चोरी कर रहे हो तो कोई आप पर भी तो चोरी कर सकता है। खैर, एक बात ना मुझे जब वो जो अपना इंस्पेक्टर है, क्या नाम है उसका यार, क्या नाम था बड़े इंस्पेक्टर साहब का, बलराम सिंह। बताओ यार, दिमाग से निकल गया नाम। इंस्पेक्टर बलराम सिंह था ना, हाँ। तो जब वो इंस्पेक्टर बलराम सिंह उसको कह रहा था ना, अपना त्रिपाठी जी को, कि त्रिपाठी जी, इससे कोटेशन डबल भरवाना, यानी यू नो ये जितने पैसे का काम है उससे डबल लिखना। तो मुझे एक ना बहुत पुरानी बात याद आई, मैंने किसी कोई इंग्लिश नॉवल था उसके अंदर पढ़ी। वो एक ठग होता है, यानी पुराना ठग, कॉन मैन। तो वो जो कॉन मैन होता है ना, वो अपने, हाँ, बलराम सिंह कालिया, तो वो अपना कॉन मैन जो है वो अपने चेले को समझाता है कि हमने इस तरह से ये चाल चलनी है। तो उसका चेला कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो यानी उसने कहना ये था कि देखो, हमने इसे भरा हुआ बटुआ गिरते हुए दिखाना है, और हमने बटुए की तरफ नहीं देखना। तो वो कहता है कि यार, ये तो बहुत अमीर आदमी है, इसको भले जितने मर्जी नोटों से भर दोगे, लेकिन वो लालच में आ जाता है। तो वो और उस चक्कर में वो बटुए में कितने नोट आ जाएंगे, हजार हजार के नोट भी हो तो भैया लाख रुपए भर लोगे आप ठूस के, 100 नोटों से ज्यादा तो नहीं आ सकते। उस चक्कर में अपना करोड़ों गवा देता है। उसके पास एक हीरा होता है, वो लुट जाता है उससे, जो कि करोड़ों की कीमत का होता है। मतलब वो 1 लाख के लिए करोड़ों का हीरा गवा देता है। तो वो बहुत हैरानी से पूछता है कि गुरुजी, आपको कैसे पता था कि ये हो जाएगा काम। तो वो उससे कहता है कि एक बहुत ही कालजयी वाक्य बोलता है वो, नो वन कैन कॉन एन ऑनेस्ट मैन। वो कहता है कि आप कभी भी किसी ईमानदार आदमी को धोखा नहीं दे सकते, ठग नहीं सकते, लेकिन जब भी आप ठगे जाओगे तो सबसे पहली कमजोरी आपकी ही तरफ से होगी। यू आर द फर्स्ट वन जो इस तरह का कोई काम करोगे, उसके बाद ही आपको कोई ठगेगा। अगर आप ईमानदार हो तो फिर नहीं आपको कोई ठग सकता। खैर, तो मुझे इसकी बात से याद आई कि ये बेचारे अपने जो भी कितने, मान लो 10 लाख का काम होगा तो ये 20 लाख लिख देंगे, 10 लाख बना लेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि उधर से भाई तुम्हारी दीवारें फाड़ कर वो कुछ का कुछ करने जा रहे हैं। खैर, चलिए, रखते हैं आज, इस कहानी को यहीं रोकते हैं। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे पास अभी भी, यानी 50% का आंकड़ा पार नहीं हो रहा, आधे आधे से ही नीचे है। मुझे मतलब बारी बारी अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज आपको स्नैपशॉट शेयर करूं, लेकिन जो नॉट सब्सक्राइब वाला सेक्शन है उस पर 50 से ऊपर का आंकड़ा है अभी भी, यानी आधे लोग सुनकर चले जाते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते। भाई का इतना ही मान रख लीजिए प्लीज। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले भाग में इस कहानी के। अगला भाग क्या, अभी तो एक पूरा का पूरा नॉवल पढ़ा हुआ है, तो ये काफी लंबी चलेगी।
ठीक है, फिर स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक आप सुनते रहिए कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।